हेलो बटालियन, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिज़िक्स एनडीए के अंदर 100 मार्क्स की फ़िज़िक्स आती है। 100 नंबर फिज़िक्स के होते हैं, तो इसलिए आप ध्यान देना 25 क्वेश्चन। साइंस में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25 कम से कम 25 क्वेश्चन फिज़िक्स से आते हैं। तो हम यहाँ पे 2016 फर्स्ट से लेके 2022 फर्स्ट तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं फिज़िक्स के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज में ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें मैं आज 2016 फर्स्ट में जितने भी फिज़िक्स के क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कुछ कॉन्सेप्ट उसके अंदर होगा। जैसे जिस भी क्वेश्चन में मुझे थ्योरी थोड़ा समझाना होगा तो वहाँ पे मैं उसको भी क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आपका आएगा, एग्ज़ाम से अभी पास में है तो मैं और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा जो आपके उसमें एग्ज़ाम में आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 100% वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बेल आइकन पे क्लिक करना है सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको नए वीडियो हमारे आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। यस, अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2016 का पेपर। ओके, 2000 ये एनडीए 2016 फर्स्ट का पेपर है, उसके सारे क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं और इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम का है सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी। ठीक है, स्टोर एनर्जी कौन सी नहीं है? तो स्टोर एनर्जी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर एनर्जी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होता है तो उसके पास जो स्टोर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल स्टोर एनर्जी की कैटेगरी में न्यूक्लियर एनर्जी भी स्टोर एनर्जी होती है, यूरेनियम के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, तो बैटरी के अंदर जो है एनर्जी होती है वो स्टोर फॉर्म में रहती है, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है तो फिर केमिकल एनर्जी निकलती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से होती है, इसलिए ये स्टोर एनर्जी नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी, द मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये बोला गया है कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है और दोनों की वेलोसिटी सेम है। आपको ये बताना है, आपको और ये भी दिया हुआ है साथ में कि बी का जो मास है वो ए के मास से डबल है। यानी क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते, देखो हमारे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, और दूसरी बॉडी है वो है बी। दोनों की वेलोसिटी वी वी है, यानी सेम है। इसका मास जो है वो ए का मास m है, तो बी का मास क्या बोला? बी का डबल है, तो इसका हम ले लेंगे 2m, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये मिस प्रिंट आ गया है, ये ऑप्शन जो है वो यहाँ प्रिंट हो गए थे, तो मैंने आपको यहाँ पे इसको स्टेटमेंट क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए, दूसरा दे रखा है मोमेंटम ऑफ ए विल बी डबल दैट ऑफ बी, और तीसरा ऑप्शन है मोमेंटम ऑफ बी विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, और डी ऑप्शन है मोमेंटम ऑफ बोथ ए एंड बी विल बी इक्वल, यानी दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे। तो हम इसको देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास ए और बी दो बॉडी है, तो उनका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है।
अब देखो मोमेंटम ए का मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सारे मोमेंटम के बीच में ही है दोनों बताए हुए हैं, तो मोमेंटम निकालते। बॉडी ए का जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ए की लिए मास कितना है m, और ए की वेलोसिटी कितनी है v, तो ए का मोमेंटम आ गया m इंटू वी। इसी तरह से सेम हम b का मोमेंटम निकालेंगे, बॉडी b का, तो b का मोमेंटम क्या है, मास कितना है 2m, और इसका वेलोसिटी कितनी है v। तो यहाँ से इन दोनों से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो b का मोमेंटम है वो 2mv है और a का मोमेंटम mv है। तो b का मोमेंटम जो है वो बॉडी a के मोमेंटम से डबल है, या mv है या 2mv है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, मोमेंटम ऑफ b विल बी डबल दैट ऑफ a। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मोमेंटम b का जिसका मास डबल है, वेलोसिटी सेम है तो मास डबल है, उसका मोमेंटम भी डबल हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला अ बॉडी हैज अ फ्री फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर देन बॉडी वुड, तो बॉडी के बारे में क्या बात है बोलिए, लॉस 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, लॉस 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या गेन 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और बोला है गेन 3/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। तो देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, टोटल एनर्जी में लॉस नहीं होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ पे देखो कह रहा है गेन 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये भी नहीं होगा, सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे होगा समझना, देखो कैसे इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर हाइट पे है, ठीक है, 20 मीटर हाइट पर है ऑब्जेक्ट, तो इसके पास जो पोटेंशियल है, यहाँ से जब हाइट पे होता है तो इसके पास टोटल एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, तो वो पोटेंशियल के फॉर्म में रहती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgs। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल फॉर्म में है। अब वो कह रहा है कि 5 मीटर क्या, आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर जब वो नीचे आता है, 5 मीटर नीचे आएगा तो हाइट, देखो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के प्रोपोर्शनलिटी होती है, ध्यान देना। अब हाइट कम हो गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी में 1/4 जो है वो क्या होगा, गेन होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, गेन नहीं हो सकता, लॉस ही होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लॉस 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल एक ही ऑप्शन बचा तो लॉस होगा। अब 1/4 की बात करें तो देखो कैसे, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो देखो यहाँ पे भी गेन था लेकिन यहाँ टोटल एनर्जी थी, यहाँ पे भी गेन दिया हुआ तो गेन तो नहीं हो सकता था, तो ये ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद ये 1/4 कैसे लॉस होगा इसको समझते हैं। तो जब ये 5 मीटर नीचे आया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूँ कह देते हैं कि 5 मीटर आया तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ग्राउंड तक डिस्टेंस कितनी रह गई, 15 मीटर रह गई। अब यहाँ से देखो इन दोनों सेगमेंट का, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये डिस्टेंस, इसका अगर मैं रेशियो लूँ तो ये कितना है 1 यूनिट, और ये 5 3 जा 15, 1 और 3 यानी टोटल 20 मीटर जो डिस्टेंस है, टोटल यहाँ से लेके 1 यूनिट, यहाँ से लेके 3 यूनिट, यानी टोटल 4 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, 20 मीटर जो है वो 4 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ हम यूँ कहेंगे कि ये देखो ये 1 यूनिट इस 4 का कितना है, 1/4 है, या 20 का 5 कितना है, तो 20 का 1/4 5 है। जब 5 मीटर नीचे आता है तो जितनी हाइट कम होगी, क्योंकि मास तो उतना सेम है mg यहाँ पे, तो जितनी हाइट कम होगी उतना ही क्या पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हाइट क्या 20 की 1/4 कम हो रही है तो इसका 1/4 पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मास ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो सब देखो मास के बारे में, किसी सब्सटेंस के मास के बारे में क्या बात बोला है, तो पहला स्टेटमेंट बोला इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंटेड इन इट, तो बिल्कुल सही है, सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट होता है, ठीक है, ये मास के लिए बिल्कुल सही बात है। फिर है दूसरा क्या है, डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ऑब्जेक्ट का मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको मास, ध्यान देना, मेरे ऑफलाइन क्लास के अंदर भी बच्चों को बताया था मास और वेट के अंदर क्या फर्क होता है। यहाँ पे देखो मास जो है वो प्लेस टू प्लेस, मास एक, पहली बात तो ये क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है, यानी प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। वेट वेरिएबल होता है, वेट वेरिएबल होता है जो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वेट जो है वो वेरिएबल होता है, ये प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करता है। ये वेरिएबल होता है। ओके, मास जो है वो नहीं बदलता, मास ध्यान देना इसकी यूनिट केजी होती है, इसकी क्या होती है, न्यूटन, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमने कहा क्या बोला, तो मैंने यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट दे रखा चेंज विथ चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं, मास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बदलता है तो मास भी बदलता है, नहीं, मास प्लेस टू प्लेस सेम ही रहता है, तो ये बात गलत हो गई, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए में दे रखा 1, 2 एंड 3 करेक्ट, बी में दे रखा 1 एंड 2 करेक्ट, और सी में दे रखा 2 एंड 3 करेक्ट, ठीक है, और डी में ओनली 1 करेक्ट, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इज एफ, इफ ईच मास इज डबल कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम अनचेंज, देन द फोर्स वुड बिकम, यानी आपको ये बोला कि दो बॉडीज है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिनका मास क्या सेम है, वो है एफ, और अब कह रहा है कि उन दोनों बॉडी का मास पहले सेम है जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एफ लग रहा है, और आपको ये बोला कि अगर उन दोनों के मास को डबल कर दे तो और डिस्टेंस को उतना ही रखे तो उनके बीच में फोर्स जो है वो पहले का कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो ऐसे समझते हैं, मैंने कहा कि ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, मास सेम बोला है इसलिए हमने m रख दिया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने r मान ली, और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दे, यानी इसका जो मास है वो m से मैंने 2m कर दिया, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस मुझे दोनों के बीच में r ही रखनी है, और इसका भी मास मैं 2m कर देता हूं, तब इसके बीच में ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, वो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। तो पहले तो m था जब F लग रहा था, अब मास को मैंने डबल किया तो कितना फोर्स होगा। तो देखो हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के मासेस, ध्यान देना, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो 2m इंटू 2m के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो पहले अगर फोर्स F था तो अब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी बढ़ जाएगा 4F हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4F हो जाएगा तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो C 4F हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। वाटर की डेंसिटी के बारे में कौन सी बात सही है, तो पहला ऑप्शन बोला मैक्सिमम एट 0 डिग्री, गलत, मिनिमम एट 0 डिग्री, नहीं ये भी रॉन्ग, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मिनिमम एट -4, ये भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री पे, और 4 डिग्री पे ध्यान देना मिनिमम उसका जो होता है वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम भी 4 डिग्री पे होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, वॉल्यूम का बोले तो मिनिमम, डेंसिटी का बोले तो मैक्सिमम, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अ रेसिंग कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 50 मीटर इन 25 सेकेंड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है, एनडीए के अंदर बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बड़े आराम से क्वेश्चन को अगर आप गलत अंडरस्टैंड करोगे तो आंसर भी गलत दोगे, और जो आप कॉमन मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो ऑप्शन में हमेशा अवेलेबल होता है।
इसलिए आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, देन फिर आराम से देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, अ रेसिंग कार accelerate on a straight line from rest to speed of 50 meter per second in 25 second, assuming in uniform acceleration of the throughout। ध्यान देना, ये जो बोला है ना assuming uniform acceleration, ये कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसने ये कहा assuming uniform acceleration of the throughout, यानी पूरे मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन सेम है, कांस्टेंट है, द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस विल बी। तो आपको बोला 25 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार, तो इसमें देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको पूछा क्या है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो बच्चे क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला उनको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वो क्या करते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पे उसको पता है कि स्पीड मुझे दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 लगा देता है और ये 25 टाइम भी दिया हुआ है, ये भी लिख देता है। तो 25 को जब 50 से मल्टीप्लाई करता है तो उसका आंसर जो है वो 1250 मीटर, 1250 मीटर उसका आंसर आता है, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग जवाब है, ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, मोशन की इक्वेशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध ईयर ही ऐसा होगा कि मोशन की इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, लेकिन हर बार जो है यूपीएससी एनडीए के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, हर बार एक ही तरह ध्यान देना, क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मोशन की इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, मोशन की इक्वेशन से ही सॉल्व, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्यों वो मोशन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा? तो देखो, न्यूटन ने मोशन की इक्वेशन उस वाले मोशन के लिए दी थी जब, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब आपको उसमें अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, चाहे आपको टाइम निकालना हो, चाहे आपको वेलोसिटी निकालनी हो, चाहे आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, चाहे आपको स्पीड निकालनी हो, ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टर्म अगर इनमें से किसी भी टर्म की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो मोशन की इक्वेशन से करेंगे, अगर उस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे इस तरह से चलता है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो चाहे आप डिस्टेंस निकालनी है, चाहे आपको टाइम निकालना है, चाहे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, चाहे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, चाहे स्पीड कैलकुलेट करनी है, कोई भी इनमें से टर्म अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मुझे डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा और मैं इसको मोशन की इक्वेशन से सॉल्व करूंगा। तो डिस्टेंस के टर्म्स में मोशन की इक्वेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस के टर्म्स में मोशन की इक्वेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसमें होता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ स्पीड इनटू टाइम होता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, जब भी स्ट्रेट पाथ पे रेस्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, मूव ऑन स्ट्रेट पाथ फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ स्पीड इनटू टाइम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगा हाफ, स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना दे रखा है 25 सेकेंड। इस तरह से आप इसको 2 से इसको 50 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 25 जा
ठीक है, और 25 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 625 मीटर, और ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको टाइम निकालना हो। ध्यान देना, अंडर ग्रेविटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस समय भी हम मोशन की इक्वेशन की हेल्प से ही हाइट या डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम ये सारे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, एक लाइन में क्या करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। तो उस समय भी हम उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मुझे हाइट निकालनी है, डिस्टेंस या वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर पूछता है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, हम मोशन की इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, शी वॉक्स 60 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ। यानी आपको ये बोला है कि एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक लेडी 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है। अब आपको ये बोला कि वो जो है मिरर की तरफ, वो जो है वॉक करते हुए मिरर की तरफ 60 सेंटीमीटर चलती है। तो अब आपसे बोला कि अब वो उस लेडी की जो इमेज है उस प्लेन मिरर में, वो उसकी इमेज और उस लेडी से वो इमेज दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, लेडीज की इमेज और उस लेडी, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से समझते हैं, ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ये हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस ले लिया। मैंने कहा लेडी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये हमारी एक लेडी है जो यहाँ खड़ी है, जो 1 मीटर डिस्टेंस, इस मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है। अब मैंने आपसे कहा कि इस मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है, मीन्स 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़ी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, 100 सेंटीमीटर दूर खड़ी है। अब वो वॉक करते हुए किधर, मिरर की तरफ जाती है और 60 सेंटीमीटर चलती है। ठीक है, मिरर की तरफ जाती है और कितना, 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर वो चलती है। तो अब मिरर से कितनी दूर रह गई वो, तो मिरर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहेगी। टोटल 100 सेंटीमीटर दूर थी, 60 मिरर की तरफ आगे बढ़ गई, तो मिरर से कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर होता है, मिरर के पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे लेडी जो है वो 40 सेंटीमीटर मिरर के सामने, मिरर से दूर है, तो मिरर के पीछे इमेज बनेगी। प्लेन मिरर में हमेशा मिरर के पीछे इमेज बनाता है। ठीक है, तो मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो कितनी दूर, तो प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है कि वो जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है उतनी ही दूर मिरर से, उतनी ही दूर पीछे इमेज बनती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 40 सेंटीमीटर दूर मिरर के पीछे इमेज बनेगी। तो ये तो हो गई लेडी की इमेज, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे लेडी। तो आप बताओ, लेडी मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर है और इस मिरर से 40 सेंटीमीटर पीछे इमेज है, तो बताओ इस लेडी और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, तो 40 + 40 यानी 80 डिस्टेंस, 80 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। मतलब कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ अगर उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दे 8 सेंटीमीटर, देन द नेचर ऑफ इमेज वुड बी, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज की नेचर है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ये जो है वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ पॉलिश होती है। यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस एक इमेजनरी लाइन होती है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल, ठीक है। मिरर के अंदर सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये कॉनकेव मिरर होता है, तो ये देखो ये स्फेरिकल मिरर है, इसका ये फोकस पॉइंट है और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है। और इस रेडियस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका फोकल लेंथ दे रखी है वो देखो, पोल से एफ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये जो फोकल लेंथ है ये 16 सेंटीमीटर है, तो सी और एफ के बीच में भी डिस्टेंस कितनी होगी, 16, क्योंकि ये एफ मिड पॉइंट है इस रेडियस का। तो ये फोकल लेंथ कितना है, 16 है, तो रेडियस कितनी होगी, 32। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अब इस ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट जो है जब 8 सेंटीमीटर शिफ्ट करते यहाँ आए, तो ऑब्जेक्ट किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में सी और एफ के बीच में होता है तो उसकी इमेज सी के पीछे बनती है, बियॉन्ड सी यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, और वो इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है और इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। अब देखो रियल इमेज की कैसे बात करेंगे, तो आपको हमेशा ये समझना है कि मिरर चाहे कॉनकेव हो, मिरर चाहे प्लेन हो, मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो, मिरर कैसा भी हो, मिरर के अगर पीछे की तरफ इमेज है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। मिरर के केस में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिरर के केस में मिरर चाहे, ध्यान देना, कॉनकेव हो, मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो, मिरर चाहे प्लेन हो, मिरर के पीछे अगर कोई इमेज है तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। लेकिन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है और मिरर की तरफ ही अगर आपकी इमेज बन रही है, जैसे ये मिरर है और इधर ही आपकी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो या मिरर की तरफ, तो वो इमेज हमेशा रियल होगी, और रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होता है, कॉनकेव मिरर में सी और एफ के बीच में होगा तो इधर ही इमेज बनती है, और ये कैसी होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। सी से जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाते हैं ना, सी से इधर मिरर की तरफ, तो उसकी इमेज सी के बाद बड़ी बनने लग जाती है, मैग्नीफाइड इमेज हो जाती है। तो रियल और मैग्नीफाइड होगी, तो यहाँ वर्चुअल तो नहीं होगी, इधर इमेज नहीं बनती है, मिरर के दूसरी तरफ यानी मिरर के पीछे इमेज नहीं है, तो वर्चुअल वाले ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, और रियल वाले होंगे। रियल ठीक है, ये भी रियल है, बट यहाँ रिड्यूस बोला है, यानी छोटी छोटी नहीं बनेगी, मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेंसिल इज प्लेस अप राइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लेंस दिया हुआ है मिरर। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मिरर का क्वेश्चन होता है, दिमाग में हमारा लेंस ही रहता है और लेंस के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कॉमन मिस्टेक होती है, ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अ पेंसिल इज प्लेस अपराइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द पेंसिल विल बी। यानी आपको ये बोला है कि पेंसिल के इमेज की नेचर आपको बतानी है, तो क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस है। आज थोड़ा गला सही नहीं है, देखो फिर भी पढ़ा रहे हैं, आराम से देखो। यहाँ पे ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो ये पॉइंट होता है वो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ इसका F1 पॉइंट है, और अब देखो इसके अंदर क्या बोला, अ पेंसिल इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, तो देखो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस होती है, जो इसको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको ढंग से बना लेते हैं।
ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है इसका। सारी लेंस के केस में सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। अब देखो ये जो है इसका फोकस पॉइंट है F1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको फोकल लेंथ इसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस की है। आपको बोला है कि एक पेंसिल जो है वो ऊपर की तरफ अपराइट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब देखो 10 सेंटीमीटर किससे? कॉन्वेक्स लेंस है। तो 10 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ तो कितनी है? 15 है। तो 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ पे एक पेंसिल है। पेंसिल जो है वो आपके यहाँ रखी हुई है। इस पेंसिल की इमेज आपको बतानी है, उसकी नेचर बतानी है। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज होती है तो वो इमेज हमेशा लेंस की तरफ, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनती है। इधर ही इसकी इमेज बनती है और वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये इमेज इसकी बनती है और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। दूसरी बात, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज बनती है, और लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज होती है तो वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी, ध्यान देना। लेकिन लेंस के केस में ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ इमेज बनती है, इस तरफ कहीं पर भी अगर इमेज बनती है तो वो इमेज हमेशा ही रियल होती है, रियल इन्वर्टेड। देखो मिरर के केस में तो मिरर के पीछे इमेज होगी तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। मिरर की तरफ यानी ऑब्जेक्ट की तरफ होगी तो रियल होगी, ठीक है। मिरर के पीछे होगी तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी मिरर के केस में। लेकिन लेंस के केस में ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की तरफ ये इमेज है तो ये इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इस समय इसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, रियल तो नहीं होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी, रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको, मैं इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ वो इस तरह से है कि 3 रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं, ये 2 ओम का है, ठीक है, ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का है, ठीक है। तो 2, 4, 6 ओम और यहाँ पे 8 ओम। तो ये देखो ये तीनों तो हमारे कैसे है? पैरेलल में। तो पैरेलल में इस क्वेश्चन का तो देखते ही आंसर आ गया। देखो कैसे, ये तीनों, ये बोला इनका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब यहाँ पे 2, 4, 8 कैसा है? पैरेलल में। पैरेलल में मैं, ध्यान देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इसमें होता है तो यहाँ पे छोटे से भी छोटा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी इस पूरे का सबसे छोटा कौन है? 2। तो 2 से भी छोटा आएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी 2 से छोटा मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा सपोज करो कि इसका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और फिर ये देखो पूरा मिला के 1 पॉइंट समथिंग और ये 8 दोनों कैसे रहेंगे? सीरीज में रहेंगे। तो सीरीज में क्या होता है? सीधा ऐड होता है। तो 8 और 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा? 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो और मैं यूं कह रहा हूं कि देखो यहां आएगा तो मुझे पता है कि 1 से छोटा ही आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग 8 में जुड़ेगा तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता और उससे कम भी नहीं हो सकता। तो ये भी कम है, ये ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। ये 8 से 9 पॉइंट समथिंग बोल रहा हूं मैं, तो ये भी कम है, ये नहीं हो सकता। यही आपका राइट आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ सो बाय द फ्लोइंग फिगर। इस फिगर से आपको मोशन के, कार के मोशन को इस फिगर से बताया हुआ है। अब इसके बारे में क्या बात दे रखी है? द कार स्टार्ट फ्रॉम O एंड रीचेज एट A, B एंड C एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to C एंड बैक to B
द डिस्टेंस कवर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर रेस्पेक्टिवली। क्या बोला? ये बोला आपको कि एक कार का जो स्ट्रेट पाथ पे कार चल रही है उसके मोशन को इस तरह से बताया गया है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। उसने ये कहा कि कार ओ से स्टार्ट करती है यहाँ से जीरो मोशन और सी तक जाती है। ठीक है, ए बी सी से होके सी तक पहुँचती है, फिर सी से वापस बैग आती है और बी पे आके फाइनल रुकती है। तो इस मोशन के दौरान आपको बोल रहा है कि उस कार की कितनी डिस्टेंस है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको रेस्पेक्टिवली बताना। तो पहले आपको बोला डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखो दो दे रखे, दो डेटा, एक तो डिस्टेंस को और एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस फर्स्ट नंबर पे होगा, तो पहले आप डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कितना कवर किया, तो ऑब्जेक्ट देखो पहले सी पे गया तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो यहाँ ट्रेवल कर ली। ठीक है, प्लस फिर सी से कहाँ आया? बी पे आया। तो सी से बी के बीच में बताओ कितना डिस्टेंस है? 60 में से 35 माइनस कर दो, कितना हो गया? ये हो गया आपके 25। तो 5 + 6 + ये 85 किलोमीटर। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की कितनी? 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली, यानी 85 डिस्टेंस किस में? डी ऑप्शन में ही है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 35। आपको डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही रहा है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का कम से कम डिस्टेंस होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो 35 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टीपी एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू द हीटिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तापन के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसमें से कौन सी बात ठीक नहीं है। तो देखो ये सारे टेम्परेचर के कारण होते हैं, ये बात टेम्परेचर की ध्यान देना। एक्सपेंशन की वजह से देखो यहाँ पे ये होता है एज आइस मेल्ट इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। वो यूँ कह रहा है कि आइस मेल्ट होती है तो इस वो जो एक्सपेंड होता है यूनिफॉर्मली, एक जैसा समान रूप से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये बात ही क्या सही नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विथ वाटर एंड देन द एंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द मर्करी। मर्करी हैज a density of 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube. If x is the weight of water and y is the weight of mercury, then आपको ये बोला है किसी कंटेनर के अंदर मरकरी है। ठीक है, पहले तो उसने कहा क्या वाटर भरा हुआ है और पूरा एंटायर वाटर जो है वो मरकरी से हम रिप्लेस कर देते हैं। और मरकरी की डेंसिटी आपको बोला कितना है? 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube है। आपको बोला वाटर का वेट x है और y जो है वो मरकरी का वेट है। तो आपको बोला है कि इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है? पहला ऑप्शन x इज इक्वल्स टू यानी वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ क्या? मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूँ कहेंगे, देखो क्या कि वेट यहाँ पे सेम दे रखा है, तो वेट नहीं, वेट अलग अलग दे रखा है, बट क्या होगा? वेट तो जी पे यहाँ पे वेट अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो मास की हम बात करेंगे तो वॉल्यूम तो क्या होगा? सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे पहले तो ये लिख देते हैं कि डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगी, तो वो हमें दे रखी है 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube। ठीक है, ओके। तो दूसरा हम ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg per meter cube। ठीक है, ये वाटर की डेंसिटी होती है। और हमें पता है कि क्या कि पूरा जितना वाटर कंटेनर में था, वाटर को पूरे को निकाला और जो है उसके अंदर कितना उतना ही मरकरी डाल दिया, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे सेम रहेगा, तो हम कहेंगे वेट इसका कितना है? x अपॉन यहाँ पे ये डेंसिटी वाटर का। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ यहाँ पे हमें लिखना है, सॉरी
ये आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू वाई क्या, वेट ऑफ मरकरी, और यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी। ओके, अब हमें यहाँ पे देखो कौन सा हमारा सही बैठेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन को देखिए एक बार, ऑप्शन मेरे पास मुझे पता है कि 13.6 के टर्म्स में आएगा, तो 13.6 के टर्म्स में तो देखो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, यानी ये ऊपर रहेगा जब भी यहाँ से कट सकता है, तो देखो ये इधर आ जाएगा। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दूँ इधर, इसको डेंसिटी ऑफ मास को x के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में x, दिस इज इक्वल टू y। अब ये देखो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसे, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये है मेरे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो दिस y इज इक्वल टू यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर कितनी है 10 की पावर 3 इंटू में क्या x। अब देखो ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13.6 x इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 13.6 इंटू में x, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इट्स मोमेंटम। ठीक है, यानी इम्पल्स, ध्यान देना, इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इम्पल्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब इम्पल्स क्या होता है, किसी भी पार्टिकल पे थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, ध्यान देना, एक फोर्स लगता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में इज इक्वल टू चेंज इन इट्स, यानी किसके, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज के इक्वल होता है, उसको ध्यान देना, इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू dt, और dp को क्या बोलते हैं हम, dp होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है वही, देखो इम्पल्स का फॉर्मूला भी f इंटू डी टी, चेंज इन मोमेंटम भी होता है f इंटू डी टी, तो यानी इम्पल्स किसके होगा, मोमेंटम के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ ग्लास वेसल्स इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम and lid is fixed to it tightly, then it is kept inside a freezer for hours। ठीक है, what is the expected to happen, आप यहाँ पे क्या देखेंगे तो क्या हो पाएगा, देखो इसने ये कहा है कि एक ग्लास वेसल्स को हम क्या करते हैं, वो पूरी तरह से जो है जल से, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब उसको आपको ये बोला कि उसके ऊपर ढक्कन कसकर हमने बंद कर दिया, फिर उसको कुछ घंटों तक के लिए फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, द वाटर फ्रीजेज टू आइस एंड द लेवल ऑफ आइस कम डाउन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द वाटर इन द ग्लास वेसल्स समर फ्रीजेज टू आइस, द ग्लास वेसल्स ब्रेक ड्यू टू द एक्सपेंशन एज ए वाटर, नहीं सॉरी, सेकेंड ऑप्शन, द वाटर इन द ग्लास वेसल्स समर फ्रीजेज टू आइस, नो, द ग्लास वेसल्स ब्रेक ड्यू टू द एक्सपेंशन एज ए वाटर फ्रीजेज टू आइस, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा कि ग्लास वेसल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको बोला था ये जो पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर को हमने देखा था कि जीरो, दुनिया के सारे सब्सटेंस गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं और ठंडा करने पर कंप्रेस होते थे, लेकिन वाटर दुनिया के सारे सब्सटेंस में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इस टेम्परेचर रेंज में सारे सब्सटेंस से, दुनिया के सारे सब्सटेंस से अलग बिहेवियर रखता है। इसी को वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्रीज में रखेंगे तो देखो यहाँ पे जब टेम्परेचर 4 से 0 होता है तो उस समय दुनिया के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, उस समय कंप्रेस होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंड होता है। ठीक है, और एक्सपेंड होगा तो फैलेगा, फैलता है तो पूरा उसमें पानी पूरा कस के भरा हुआ है, ढक्कन बंद है, तो वो क्या होगा,
ब्रेक हो जाएगी, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा तो फैलेगा तो ग्लास वेसल्स क्या टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से ऐसा होता है। तो सी ऑप्शन ब्रेक हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स, ठीक है तो ये बोल रहा है कि जो ब्राइटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ब्राइटनेस साइज और टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अ सिंपल सर्किट कंटेनर contain a 12 watt battery and bulb having 24 ohm resistance. When turn on the switch, the emitter connected to the circuit would be read. यानी ये कह रहा है कि एक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो 24 ओम का है। आपको बोला कि जब स्विच ऑन करते हैं तो बताओ एमीटर जो है कितनी करंट, कितना रीडिंग बताएगा, यानी करंट कितना देगा। एमीटर क्या करता है, एमीटर एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है, ओके। तो एमीटर क्या रीड करेगा, यानी करंट आपको बताना है, तो करंट निकालना है तो ओम्स का लॉ अप्लाई कर देंगे। ओम्स के लॉ से करंट क्या होती है, V अपॉन R होती है। V आपको दिया हुआ है कितना 12 और आपको आपके पास रेजिस्टेंस बल्ब का कितना है 24, इसको आप इससे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 1/2 आ रहा होगा। 1/2 का मीन्स 0.5 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा होगा जो हमारे लिए कन्वेनियंट रहता है, वो बायोमास एनर्जी होता है, ये बिल्कुल कन्वेंशनल होगा। नेक्स्ट देखो, अ मैन वेइंग 70 kg इज कमिंग डाउन इन लिफ्ट, if the cable of the lift breaks sudden, the weight of the man would become, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिफ्ट से देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिफ्ट जब आती है, उसके लिफ्ट के अंदर जो एक मैन है उसका मास कितना 70 kg है, ठीक है। अब लिफ्ट जब नीचे आती है तो ये देखो इसकी ये जो केबल है वो ब्रेक हो जाती है। तो जब ये ब्रेक हो जाती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन होती है, जिसको आप हिंदी में भारहीनता की अवस्था बोलते हैं। और वेटलेसनेस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का, लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट 0 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो जब भी लिफ्ट, ध्यान देना, नीचे आती है सडनली उसकी अगर केबल टूट जाती है तो लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो क्या 0 होता है, यानी वो लिफ्ट फ्रीली फॉल गिरती है, ठीक है, फ्री फॉल हो जाता है उसका। और उस समय जो कंडीशन होती है उसको वेटलेसनेस, भारहीनता की अवस्था बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर, it produce the equivalent heat of 2000 joule. If the current flowing in is double, what will be the amount of heat produced? ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो उससे जो हीट निकलती है वो हीट जो है वो कितनी है 2000 जूल है, इसने ऐसा बोला है, ठीक है, ओके। तो एक कंडक्टर के अंदर जो करंट 1 एम्पियर फ्लो होती है तो हीट इतनी निकलती है। तो आपको ये बोला कि अगर इस करंट की वैल्यू को डबल कर दे, यानी 2 एम्पियर कर दे, ठीक है, कितनी कर दे, इस 1 की जगह 2 एम्पियर कर दे, तो बताओ हीट कितनी जनरेट होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे हीट का जो फॉर्मूला होता है वो हीट इज इक्वल्स टू I² RT होता है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये, तो जब 1 एम्पियर होता है तो हीट कितनी होती है, तो हीट उसने बोला 2000 कितना जूल होती है, यानी हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ से निकल के आ गया RT इज इक्वल टू आपका 2000 जूल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस करंट की वैल्यू, यहाँ तो ये 1 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये 1 था, अब हम क्या करना है कि इसकी करंट की वैल्यू को 2 एम्पियर करनी है। तो यहाँ पे हम 2 एम्पियर कर देंगे तो देखो हीट कितनी निकलेगी, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
करंट की वैल्यू को 2 कर दिया इनटू में आर टी, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू आर टी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है 2000 जूल। जब हम ये लिख देंगे तो 4 इंटू 2 कितना मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 8000 जूल, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी करंट को डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, इसकी 4 गुना हो जाएगी, हीट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 8000 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो इसके बाद 3 रेजिस्टेंस विथ मैग्नीट्यूड्स 2, 4 एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिसिटी से 3-4 क्वेश्चन आ गए, बहुत आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्या बोला, 3 रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम का, 4 ओम का और 8 ओम का, ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी। तो सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, मैंने आपको बताया था और यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसके अंदर अगर सर्किट का या सिस्टम का उस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब उस सर्किट में जुड़े हुए सबसे छोटे से भी छोटा होता है। यानी यहाँ पे अगर ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है तो सबसे छोटा 2 है, तो 2 से भी छोटा आंसर आपका आएगा, यानी लेस देन 2 आपका आंसर होगा। तो देखो यहाँ से तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे कई बच्चे करते तो क्या करते, ये फॉर्मूला लगा देते हैं जनरली ये बच्चा ये लगा देते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं ये वैल्यू तो रख देते हैं फिर लास्ट में पलटना भूल जाते हैं, ये कॉमन मिस्टेक होती है। और जब आप पलटना इसको भूलते हैं क्योंकि ये 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसको लास्ट में पलटना है, तब R इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो कई बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं इस फॉर्मूले से करते हैं जब, ठीक है, तो वो जो कॉमन मिस्टेक होती है वो जो आंसर आपका आता है जब आप पलटना भूलते हो ना, वो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आप इसी से करो, ऑप्शन से देखो कि मुझे ये पता है कि 2, 4, 8 है तो ये पैरेलल में है तो 2 से छोटा होगा, तो पहले 2 से छोटे वाले ऑप्शन देखो, तो 2 से छोटा देखो 4 वाला नहीं है, ये भी 2 से बड़ा है। और यहाँ बोला मोर देन 2 और लेस देन 4, तो 2 से बड़ा ही है, ये भी गया, तो यही आंसर लेस देन 2, हमें सॉल्व ही नहीं करना, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 2016 फर्स्ट का पेपर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये एनडीए में प्रीवियस ईयर पेपर्स जो फिजिक्स के आए हुए हैं उनको मैंने बताया है। अब आगे हम 2016 सेकेंड करेंगे, 17 फर्स्ट, इस तरह से 2022 फर्स्ट तक सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप मेरे चैनल को अनमे क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिए, उसको लाइक करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके।